नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश कुमार, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कक्षा 7 में, 9 में, 10 में, 12 में है। हम इस टॉपिक को 4 बिंदुओं की सहायता से देखेंगे। वैसे तो ये बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं, लेकिन जो पहला पार्ट होगा, इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि इस उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकताएं क्या है, उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हैं, उनको बाहर निकालने के लिए अंग कौन कौन से हैं और उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम सीधे स्टार्ट कर लेते हैं। आवश्यकता, आप ये सोचो, जैसे ये अपना शरीर है, तो इस शरीर में अपने अंदर क्या क्या पदार्थ जाते हैं, कहां कहां से ये जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है अपना मुंह, और मुख से हम लेते हैं भोजन को अंदर। एक तो भोजन जाएगा अंदर, एक नाक से जाएगी, ऑक्सीजन गैस जाएगी, और इसके अलावा अपने इनपुट क्या है, अपने बॉडी के अंदर पदार्थ है वो कहां कहां से आते हैं। जैसे तेल वगैरह लगाते हैं हम स्नान करने के बाद में, तो सीबम है या तेल है, उस रूप में भी त्वचा के माध्यम से भी ये जाता है। तो यहाँ पे ये जा रहा है वो लंग्स यानी फेफड़ों के माध्यम से, ये पाचन तंत्र के माध्यम से जा रहा है, और ये त्वचा के माध्यम से शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो ये जो सभी पदार्थ हैं ये भोजन के घटक ही हैं, जो हमने पढ़ा है, पहले देखा भी है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार पहले मेरे भोजन का घटक वाला जो वीडियो है वो आप पहले देख लें। तो क्योंकि जब तक आप भोजन के घटक आपको नहीं मालूम होंगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपने इनपुट क्या है तो उसी से तो अपने को आउटपुट समझ में आएगा। इसलिए भोजन के घटक हैं और उनके फॉर्मूलेस क्या हैं वो समझने बहुत जरूरी है, इसलिए आपको एक बार वीडियो देख लेना चाहिए। आप देखो बाहर क्या क्या निकलते हैं, जो पदार्थ जाएंगे उन्हीं के कुछ नए पदार्थ भी बनते हैं और उन्हीं के रूप में भी बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जाते हैं और ऐसे के ऐसे ही बाहर भी निकल जाते हैं, और कुछ पदार्थ जैसे स्वांगीकरण की क्रिया होती है और अपने शरीर में उपापचय क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट बात है उपापचय क्रियाएं। इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती है, एक होती है अपचय और एक होती है उपचय। ये टूटने वाली क्रियाएं होती है और ये जुड़ने वाली क्रियाएं होती है। जब 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं आपस में, उस क्रिया को बोलते हैं उपचय। और जब एक मॉलिक्यूल टूटकर 2 या अधिक मॉलिक्यूल्स में, अणुओं में बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हम अपचय। तो अपनी बॉडी के अंदर ऐसी क्रियाएं चलती रहती है और उनसे नए उत्पाद बनते रहते हैं। कुछ उत्पाद काम के होते हैं और कुछ उत्पाद बाय प्रोडक्ट होते हैं, अर्थात वो टॉक्सिक होते हैं हमारे शरीर में, वो कहीं काम में नहीं आते। उन पदार्थों को हमें बाहर निकालना होगा। अब अपने शरीर में क्या क्या पदार्थ अपशिष्ट बनेंगे, इसको समझने के लिए अपने को यही समझना होगा कि जो इनपुट गया है उसको बाहर कैसे निकालना। क्योंकि देखो, जैसे मान लो ये चीजें डेली की मैं मानता हूं लगभग 5 किलो अपनी बॉडी के अंदर जाती है। आप बोलोगे 5 किलो, बिल्कुल जाते हैं। खाना हम खाते हैं, पानी पीते हैं, एक दिन का वैसे ही 5 लीटर तो पानी पीना होता है। इतना वजन अपने अंदर जाएगा। अगर इस प्रोडक्ट को हम यही स्टोर कर लेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, तो एक दिन का अपना वजन बढ़ेगा 5 किलो, और आप सोचो अगर 100 दिन के अंदर 500 किलो वजन हो सकता है। इसलिए इन पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी है। दूसरा, जो जहरीले पदार्थ यहाँ पे टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, यानी एक तरह से अपशिष्ट कचरा बनता है, उस कचरे को अंदर ही रखे रहेंगे तो यहाँ का काम नहीं हो पाएगा। बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी है, और अपना बॉडी का वेट है वो भी मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए इन पदार्थों को निकालने की भी हमें आवश्यकता है। अब देखो उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से होंगे, ये हमें समझ में आएगा भोजन के घटक से। तो एक बार मैं वापस थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। हमारे जो भोजन के घटक हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है जनरली CH और O, और ये वैसे कार्बन और हाइड्रेट यानी पानी इस रूप में होते हैं। यहाँ मैं तत्वों की बात करूंगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटियां, गेहूं, चावल खाते हैं तो हमें उनकी सहायता से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलते हैं। अगर मैं वसा की बात करूं तो वसा के अंदर भी CH और O ही पाए जाते हैं। उसके बाद में जैसे जल, वैसे जल को लास्ट में पढ़ा था लेकिन मैं यहाँ पे पहले पढ़ रहा हूँ क्योंकि जल में भी H2O ही है, ये चीजें जुड़ी हुई है। इसके बाद में जैसे विटामिन, विटामिन देखो जिस रूप में अपनी बॉडी में जाते हैं उसी रूप में वो रहते हैं। हमें विटामिन खाने पड़ते हैं, अपनी बॉडी विटामिन नहीं बना सकती है, एक विटामिन D को छोड़कर। ये वाली बात आपको विटामिन वाले वीडियो में देखनी होगी। तो विटामिन है वो तो सीधे ही उपयोग में आएंगे या सीधे ही ऐसे के ऐसे बाहर जाएंगे। उसके बाद में खनिज लवण, खनिज लवण भी जैसे मान लो एग्जांपल्स में लिख देता हूँ यहाँ, विटामिन A, B, C, D, E और K ऐसे विटामिन होते हैं, B कॉम्प्लेक्स भी होता है। खनिज लवण में जैसे कुछ के नाम कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, ऐसे
सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ऐसे बहुत सारे आयंस है, खनिज लवण है, वो अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं। इनका सीधा अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है, और जरूरत से ज्यादा है तो इनको सीधे बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद में देखते हैं प्रोटीन, या उससे भी पहले मैं लिख देता हूँ रुक्षांश। इसका भी पाचन नहीं होगा, यानी ये अपचित रूप में ही रहेगा, और अपचित रूप में है इसका मतलब ये तो काम में नहीं आया, ना इसका अवशोषण होगा और ना ही इसका पाचन होता है। अवशोषण और पाचन नहीं हो रहा है, इसलिए सीधे की सीधे ऐसे कैसे बाहर इसको निकालना पड़ेगा। और लास्ट में प्रोटीन को मैंने यहाँ पे लिखा है, लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि अब अपने को प्रोटीन को समझना होगा। हमने ये देखा था कि प्रोटीन्स हैं वो अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं, और अमीनो अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसके अंदर एक कीरेल कार्बन होता है, सेंटर में कार्बन होता है, उससे एक तरफ NH2 जुड़ा हुआ रहता है और एक तरफ COH कार्बोक्सिलिक समूह रहता है। एक तरफ हम कह सकते हैं H होता है, एक तरफ R होता है। R का मतलब है CH3 की लंबी श्रृंखला, N कह सकते हैं उसको, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, CH3 एथिल एल्किल बोलते हैं इसको। एल्किल का समूह की एक लंबी श्रृंखला होती है, R है ये। तो R का मतलब ये समझ लेना कि ये कोई नई चीज है, वास्तव में कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन के अंदर अगर मैं इस गोले में जो है वो सारे के सारे तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है यहाँ पर भी पाए जाते हैं। अर्थात ये जो बाकी चीज बची हुई है तो स्वांगीकरण में काम आ जाएगी, या इसको कार्बोहाइड्रेट वसा में बदल दिया जाता है। हमने ये भी देखा था पोषण वाले भाग में कि जब हम प्रोटीन खाते हैं, अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है, उस समय ऊर्जा प्रोटीन से निकल सकती है। तो अर्थात जब ऊर्जा निकलेगी तो वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में प्रोटीन को कन्वर्ट करना होगा, और प्रोटीन का अमीनो अम्ल का ये वाला जो भाग है वो इसमें काम में आएगा। अब बचा क्या, NH2। इस NH2 को कहा जाता है अमीनो। ये एक अमीनो समूह है, और इस अमीनो समूह को भी तो हमें नाइट्रोजन बन रही है यहाँ पे, इसको भी हमें बाहर निकालना होगा। अब देखो, मैं ये तो एक परिचय था कि ये भोजन के घटक हैं और इस रूप में अंदर आते हैं। किस पदार्थ को कैसे कैसे निकालेंगे, जैसे मैं बात करूं कार्बन, तो ये जो कार्बन है यहाँ पे वसा का और कार्बोहाइड्रेट का, और ये वाला प्रोटीन का कार्बन भी है, इसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवा के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाला जाता है, और ये निकलता है फेफड़ों से, यानी नाक से अपन इसको बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे शरीर में जो कार्बन बना है उस कार्बन को हमें नाक से बाहर निकाल रहे हैं फेफड़ों की सहायता से। दूसरा, पानी है अपनी बॉडी के अंदर काम में आता है। यहाँ पे ये इतने भाग है पानी के, और पानी के निकलने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से हवा निकल रही है, इसके अंदर भी नमी रहती है। नाक से सांस छोड़ते हैं, उसके अंदर भी नमी रहती है। हम थूकते हैं तो भी पानी निकल जाता है। अपने शरीर में पसीना आता है, पसीने के साथ में पानी, और सबसे अधिक मात्रा टॉयलेट के अंदर निकलती है, यानी मूत्र के रूप में भी हम इस पानी को बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की। बताया मैंने, ये काम में आते हैं और आवश्यकता से अधिक अपना शरीर खा लेता है, तो हम इनको पाचन तंत्र की सहायता से ही बाहर निकाल देते हैं। पाचन से बाहर निकलेंगे ये पाचन तंत्र से ही, अपचित भोजन है उसी के साथ आवश्यकता से अधिक का अवशोषण ही नहीं किया जाएगा, और हो भी जाएगा तो वापस इसको पित्त के द्वारा छोड़ दिया जाएगा और ये शरीर से बाहर निकल जाता है। खनिज लवण है, इनके भी निकलने के अलग अलग तरीके हैं। आवश्यकता से अधिक खनिज है वो 2-3 जगह से निकल सकता है। जैसे पित्त की सहायता से जो पित्त होता है उसी के अंदर कैल्शियम ये जो अधिक मात्रा में है उनको पित्त के साथ छोड़ दिया जाता है। कुछ को मूत्र है उसके साथ में बाहर निकाल दिया जाता है। और कई बार देखा होगा अपने पसीना आता है तो उस पसीने से भी, जैसे यहाँ कांख में इधर आ जाता है, पसीना सूख जाता है, वो वाइट हो जाता है। ये आपने कभी पसीने का स्वाद लिया हो तो एकदम खारा होता है, क्योंकि उसके अंदर ये लवण होते हैं। बात करें रुक्षांश या अपचित जो भोजन है वो बिना पचे पाचन तंत्र की सहायता से बाहर निकलेगा। और प्रोटीन की बात की मैंने, अमीनो जो समूह है, इस अमीनो समूह को पहले बदल दिया जाता है अमोनिया में। ये क्रिया कोशिका में ही संपन्न हो जाती है, यानी जब अमीनो अम्ल का उपापचय होगा तो NH2 समूह से अमोनिया बना दी जाएगी। इस अमोनिया को बाहर निकालना होगा, और इसको निकालने का काम करेगा वो करेगा उत्सर्जन तंत्र। ये बातें समझना बहुत जरूरी है। तो अपने को सारी बात ये घटक समझते ही समझ में आ गया कि जो जो पदार्थ अपने अंदर जाएंगे, क्योंकि अंदर तो यही जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई चीज अंदर जाएगी नहीं, और कौन सी चीज को किधर से बाहर निकालना है उसका तरीका क्या है वो अपने समझ में आ जाता है। अब देखो, एक बात मैं आपको कह दूं, 3 शब्द में लिखता हूं। सबसे पहला उत्सर्जी पदार्थ, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ है, रुक्षांश अपचित भाग है उत्सर्जी पदार्थ है, अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है, पानी यहाँ पे निकल रहा है ये पानी भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। और भी आएंगे, आगे पढ़ेंगे। यानी अपने शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उपापचय क्रियाओं के द्वारा जो पदार्थ बने हैं, और बिना उपापचय जैसे कि रुक्षांश, यानी
सरल भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो भी फालतू की चीज है, अपने काम की नहीं है, हम उसको बाहर निकालेंगे, वो पदार्थ कहलाएंगे उत्सर्जित पदार्थ। और इन पदार्थों को निकालने के लिए जो अंग पाए जाते हैं, जैसे फेफड़े हैं, यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, त्वचा है, तो ये सब उत्सर्जित अंग हैं। और इनको बाहर निकालने की क्रिया, इस क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। तो 3 वर्ड यहाँ पे है, उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित अंग और उत्सर्जन। उत्सर्जन एक प्रकार की प्रक्रिया है, बाहर निकालने की प्रक्रिया है। जैसे कमरे में कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा, उसको चलो बाहर, इसका मतलब वो जो पदार्थ है, वो जो व्यक्ति है, वो तो कहलाएगा उत्सर्जित पदार्थ। उसके बाहर जाने की क्रिया को बोलेंगे उत्सर्जन। अब देखो, मैं इनको एक चार्ट के रूप में लिख देता हूं ताकि ये समझ में आए। ये तो एक जनरल समझाया था, आपके समझ में आ जाए कि जो पदार्थ अंदर आए हैं वो बाहर किस प्रकार से निकले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फेफड़े, अपने उत्सर्जित अंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब उत्सर्जित अंग सबसे 1 नंबर में लेते हैं फेफड़े। और फेफड़ों से अपन ने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अगर मैं बात करूं त्वचा, त्वचा से देखो क्या क्या निकलता है, पसीना बाहर निकलता है। और पसीने के अंदर 2 चीजें बाहर जा रही है, पसीना है तो उसके अंदर पानी भी बाहर जा रहा है और उसके अंदर लवण भी बाहर निकलते हैं। इसके अलावा त्वचा से एक तेलीय पदार्थ भी निकलता है जिसको कहते हैं सीबम। ये एक प्रकार का तेल है और वास्तव में ये किस रूप में, किसका रूप है ये एक वसा का रूपांतरण है। तो इसकी सहायता से ये चीजें बाहर निकलती है। और देखो एक चीज और बताऊंगा, प्रोटीन को हम प्रोटीन के रूप में ही बाहर निकाल देते हैं। जैसे अपने बाल, नाखून और गाय भैंस जो होती है उनके अंदर होते हैं सींग। ये एक तरह से प्रोटीन को बाहर निकालने का तरीका है। इनके अंदर बालों में हेयर ये होते हैं, इन सब के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है कीरेटिन, और उस कीरेटिन को बाहर, क्योंकि बाल बढ़ते रहते हैं उनको काट देते हैं, तो वो भी प्रकार का उत्सर्जन ही है। तो यानी प्रोटीन को सीधा प्रोटीन के रूप में ही हमने बाहर निकाल दिया है। और 4 नंबर पे हम देखते हैं पाचन तंत्र। अब देखो पाचन तंत्र में जैसे अपचित जो भोजन है, मल जिसको कहते हैं, अपचित भोजन यानी वो वास्तव में होता है रुक्षांश होता है और ना तो उसका पाचन हुआ है ना ही अवशोषण हुआ है, उसको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र में इंपॉर्टेंट योल, मैं यकृत को अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे पदार्थों को मेंटेन करता है अपनी बॉडी के अंदर। जैसे ये छोड़ता है पित्त, और पित्त के अंदर देखो लवण भी पाए जाते हैं, विटामिन वगैरह भी पाए जाते हैं, उनको भी बाहर निकाला जाता है। और भी जो टॉक्सिक पदार्थ होती है, जैसे दवाइयां वगैरह लेते हैं हम, तो मैं विषाक्त एक ही शब्द में लिख देता हूँ, आवश्यकता से अधिक दवाई, जैसे दवाई ली, टैबलेट ली हमने, तो उसने अपनी बॉडी में काम कर दिया, काम होने के बाद में वो कहाँ जाएगी, उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो उनको भी बाहर निकालने का काम यकृत के द्वारा ही किया जा रहा है। पित्त के अंदर जैसे एक खास बात और होती है, आप जानते हैं जैसे जो आरबीसी होती है, उस आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और आरबीसी जब मर जाती है तो इस हीमोग्लोबिन का अपघटन किया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अपघटन से 2 प्रकार के वर्णक बनते हैं। उन वर्णकों के नाम है, तो यहाँ मैं पित्त के नीचे लिख रहा हूँ, वो 2 वर्णक जो हैं उनका नाम है बिलीरुबिन, ये बहुत ही मोस्ट है, कंपटीशन के अंदर बहुत पूछा जाता है, और दूसरे का नाम है बिलीवर्डिन, इधर लिख देता हूँ। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन 2 वर्णक हैं जो हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं, और उनको बाहर निकालने का तरीका है पित्त में उनको डाल दिया जाता है, पित्त की सहायता से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे पदार्थों को ये मेंटेन करता है। उपापचय क्रियाओं का तो कंट्रोलर अपने यही है बॉडी के अंदर। और लास्ट जो मैं बात कर रहा हूं वो है उत्सर्जन तंत्र, जिसको अपन पढ़ने वाले हैं, ये अपना विषय भी है। ये बाहर, इसके अंदर मुख्य उत्सर्जक होते हैं वो वृक्क होते हैं, और ये इस अमोनिया को बाहर निकालने के लिए होते हैं। इस अमोनिया को निकालने के तरीके भी अलग अलग हैं, 3 तरीके यहाँ पे मोस्ट है इसको बाहर निकालने के लिए। पहला तरीका सीधा अमोनिया के रूप में इसको बाहर निकाल दें, दूसरा इसको यूरिया में बदल के फिर बाहर निकालें, और तीसरा इसको यूरिक अम्ल बनाकर बाहर निकालें।
तीन तरीके हैं अमोनिया को बाहर निकालने के, यानी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनेगी। अमोनिया को अमोनिया के रूप में भी निकाला जा सकता है, यूरिया के रूप में भी बाहर निकाला जा सकता है, और यूरिक अम्ल के रूप में भी बाहर निकाला जा सकता है। और इसी के आधार पर फिर जंतुओं के प्रकार होते हैं। तो ये अपने उत्सर्जी अंग हो गए, ये अपने उत्सर्जी पदार्थ हो गए, किस प्रकार से इनको बाहर निकाला जा सकता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले ले और आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना के रख सकते हैं। अब लास्ट, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक वो है कि यहाँ पे मैंने कहा 3 प्रकार के पदार्थ बनते हैं, तो इनके आधार पे भी जंतुओं के प्रकार हैं। यानी जो जंतु जिस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ निकालता है उसी के आधार पे उसका प्रकार हो जाता है। तो हम बात करेंगे उत्सर्जन के आधार पे जंतुओं का प्रकार। नंबर 1 जो अमोनिया को बाहर छोड़ दें, नंबर 2 जो यूरिया को बाहर छोड़ दें, नंबर 3 जो यूरिक अम्ल को बाहर छोड़ दें, यूरिक अम्ल। और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अमीनो अम्ल को सीधे अमीनो अम्ल के रूप में ही छोड़ देते हैं, तो उनको बोलेंगे, यानी ये अमीनो अम्ल को भी बाहर निकाल देते हैं। एक खास बात और बता दूं मैं, उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं का प्रकार। उत्सर्जन तो बहुत सारे प्रकार के देखे, कार्बन डाइऑक्साइड का देखा, पित्त का देखा अपन ने, लेकिन ये उत्सर्जन में ये इनका ही मोस्ट रोल क्यों है? क्योंकि ये उत्सर्जन की एक परिभाषा है कि नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इस नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही कहा जाता है उत्सर्जन। जैसे आपसे कोई प्रश्न ऐसे पूछ ले कि उत्सर्जी अंग है और यहाँ पे ऑप्शन दे दे, मान लो जैसे वृक्क, फेफड़े, क्योंकि ये भी निकाल दें, त्वचा और यकृत। अब देखो सभी उत्सर्जी अंग हैं और लेकिन उपरोक्त सभी का ऑप्शन इसके अंदर है ही नहीं। अगर ऐसा आ जाता है तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ये, क्योंकि उत्सर्जन की परिभाषा है ये, और इनमें से ये जो 3 हैं ये नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ को बाहर नहीं निकालते हैं, इसलिए ये बात मोस्ट हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन को बाहर निकालने के आधार पे, यानी उत्सर्जन के आधार पे ही जंतुओं के प्रकार डिसाइड किए गए। देखो NH3 का मतलब होता है अमोनिया। जो अमोनिया को बाहर निकालेंगे उन जंतुओं को बोलेंगे अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। यूरिया को बाहर निकालेंगे उनको बोलेंगे यूरियोटेलिक, और यूरिक अम्ल को बाहर निकालेंगे वो होंगे यूरिकोटेलिक, और अमीनो अम्ल को बाहर निकालेंगे वो होंगे अमीनोटेलिक। अब देखो इनको थोड़ा सा ध्यान से सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत कम अंतर इनमें। आप देखो अमोनो और अमीनो, थोड़ा सा एक मात्रा का ही फर्क है। इधर देखोगे यूरियो और यूरिको, तो याद रखना है सावधानी क्या है, अमीनो तो अमीनो आ रहा है, याद हो जाएगा आपको। अमीनो अम्ल छोड़ेगा तो वो अमीनोटेलिक, और अमो, ये अमोनिया का नाम होता है वो अमो, अमी है इधर, इधर है अमोनो, तो ये अमोनिया से बना है अमोनोटेलिक। इधर देखो यूरिया तो यूरियो हो रहा है, और यूरिक तो यूरिक को हो रहा है, इसलिए थोड़ा सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब हम ये सोच भी सकते हैं कि शुरू में हमने देखा था कि अमीनो अम्ल के उपापचय से NH2 बनता है और उसको NH3 में बदल दिया जाता है, तो क्यों न सभी जंतु इसको अमोनिया के रूप में ही बाहर निकाल दें। इसको इतने सारे प्रोडक्ट बना के फिर निकालने की आवश्यकता क्या है, सीधा अमोनिया को ही बाहर निकाल दें। अमोनिया पानी में घुलनशील है और इसको सीधे ऐसे पानी से ही बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसको बाहर निकालने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन जो जंतु जल के अंदर रहते हैं वो तो आसानी से अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो रेगिस्तान में जहाँ पानी कम है वहां पे रहने वाले जीव जंतु हैं वो इस अमोनिया को नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तब पानी लाएंगे कहां से? तो वो क्या करेंगे, ऐसे पदार्थ में बदलेंगे जिसमें कम पानी लगे। दूसरा, अमोनिया बहुत ही हानिकारक है। इन सब में चारों में देखा जाए तो अमोनिया सबसे ज्यादा हानिकारक है, विषाक्त है, इसलिए इसको तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा। तो तुरंत बाहर निकाल नहीं पा रहे, जैसे रेगिस्तान वाले जीव हैं तो उनके अंदर पानी की कमी है, निकाल नहीं पा रहे, तो वो क्या करते हैं, अमोनिया को सीधे ना निकालकर अमोनिया को दूसरे उत्पाद में बदल लेते हैं, यानी कम हानिकारक पदार्थ में बदल दिया जाता है। अब देखो अमोनोटेरिक जो है ये जलीय जीव, और जलीय में बात करूं मैं जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ है जो वो पोरिफेरा है,
एनेलिडा है वो इस रूप में ही बाहर छोड़ते हैं। जो पानी में रहने वाले जीव हैं जैसे मोलस्क है वो भी इसी के अंदर आते हैं, मछलियां भी आती है, लेकिन लवणीय जलीय मछली स्पीसीज वही इसके अंदर आती है। तो ये जो जंतु है वो सीधे अमोनिया को बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पानी में रहने वाले जीव है, पानी की कोई कमी नहीं है, अमोनिया बनी सीधे बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं यूरियोटेलिक। ये क्या करते हैं, अमोनिया को, जैसे आप ये सोचो ये एक सेल है और इस सेल की मेटाबॉलिज्म होगी जब इसके अंदर, तो इसमें बनेगी NH2 और NH2 से NH3 यानी अमोनिया में बदला जाएगा। अब यहाँ पे इस कोशिका को इकट्ठा नहीं रखा जा सकता, जैसे ये अंगुलिया है, यहाँ पे अमोनिया बनी है तो ये यहीं से बाहर नहीं निकल सकती। अब इसको रक्त की सहायता से लाना पड़ेगा और ये आती है यकृत में, और यकृत में आने के बाद में यकृत क्या करता है, इस NH3 को बदल देता है यूरिया में। अब ये अमोनिया यूरिया यानी कम हानिकारक पदार्थ में बदल गई और ये यकृत में, यहां से इस यूरिया को भेजा जाएगा वृक्क में, और वृक्क से इसका बनाया जाएगा मूत्र, यानी यूरिया को रक्त से अलग किया जाएगा, मूत्र बनाया जाएगा, वो काम होगा वृक्क के द्वारा, और वृक्क से फिर वो मूत्रा से फिर वहां से बाहर निकाला जाएगा। तो देखो कौन सी चीज यहाँ अमोनिया बनी यहाँ पे है, फिर यकृत में आती है, यकृत से फिर यूरिया में बदल के उसको किडनी में भेजा जाता है, किडनी से मूत्रा से फिर बाहर, ये उसका बाहर निकालने का तरीका है। ये कम हानिकारक है और इसमें पानी की मात्रा की कम आवश्यकता होती है। इसके अंदर जो आते हैं, जैसे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्तनधारी, जो हम खुद हैं वो आते हैं स्तनधारी, और इसी के अंदर मेंढक वर्ग भी आता है। मेंढक वर्ग का मतलब बोले एम्फीबिया, और लवणीय जल वाली मछलियां, सॉरी अलवणीय वाली, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा अलवणीय यानी मीठे पानी वाली, अमोनोटेलिक में आएगी मीठे पानी, अलवणीय यानी मीठा पानी, नदी झील वाला पानी है उस पानी की मछलियां करेगी। और यहाँ पे जो मछलियां आएगी वो आएगी लवणीय यानी समुद्र में रहने वाली खारे पानी वाली मछलियां, वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। अब बात करते हैं यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल में इसको बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता सबसे कम होगी, सबसे कम पानी लगेगा। अब जहां सबसे कम पानी, जैसे मरुस्थल के जीव हैं वो इस विधि को अपनाएंगे। दूसरा, पक्षी वर्ग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पक्षियों को उड़ना है तो वो ज्यादा पानी पी भी नहीं सकते हैं, अपने वजन को कम से कम रखेंगे तो पानी की कम से कम आवश्यकता, ये इसको लगभग अर्ध ठोस रूप में ही निकाल देते हैं। जैसे बीट करता है पक्षी कोई भी, तो इसके पीछे एक व्हाइट व्हाइट पदार्थ होता है, वो पदार्थ वास्तव में यूरिक अम्ल ही होता है, तो ठोस रवों के रूप में भी उसको बाहर निकाला जा सकता है। सबसे कम पानी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। और दूसरा, सरीसृप जो वर्ग है, सरीसृप वर्ग इस कैटेगरी के अंदर, दो कैटेगरियां, पक्षी का मतलब अपन बोल सकते हैं एविज और रेप्टिलिया, ये दो वर्ग हैं। ये दो वर्ग यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं क्योंकि पानी की बहुत कम आवश्यकता है। अब बात करते हैं अमीनो अम्ल। कुछ जैसे ग्वानीन ऐसे हैं, इनको सीधे ही बाहर निकाल दिया जाता है अमीनो अम्लों को। ऐसे जीव में आते हैं जनरली कीट, घोंगे आते हैं इसके अंदर, घोंगे, सीपी भी इसी के अंदर आती है ऐसे। वैसे ये मोलस्क के प्राणी है, लेकिन मोलस्क यहाँ पे भी और कुछ जीव है वो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ये एक जनरल बात थी। तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि उत्सर्जन के आधार पे भी जंतुओं को 4 भागों में बांट दिया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमीनो अम्ल, और इनके आधार पे जंतुओं के नाम है। ये जंतुओं के प्रकार हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमीनोटेलिक। तो पूरा वीडियो देखा आपने साथियों, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।